हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ वांगशन एफएफ यू आर द कर्स ऑफ माय लाइफ का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूं। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए फिर आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि वी जिंग जो था वो वांग जी की पार्टी में गया हुआ था, और वहाँ पर लायन किरण ने वांग जी और सिचिन दोनों की ही वेडिंग को फिक्स कर दिया था। सिचिन तो कैसे भी करके इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर लेते क्योंकि वो किसी को पसंद नहीं करते थे, और हाँ वो अपने रिलेशनशिप को टाइम दे सकते थे। लेकिन वांग जी वो बिल्कुल भी इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं उसे सच में वीइंग से प्यार हो गया था, और वो अपने डैड को बोल देता है कि वो उस लड़की से शादी बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन लायन किरण जो थे वो उन्होंने दुनिया काफ़ी अच्छे से देखी थी, और उन्हें ऐसा लग रहा था कि वांग जी जैसे उधर ओमेगा के साथ घूमता है वैसे ही इस ओमेगा के साथ घूम रहा है, और इस ओमेगा ने जो है वांग जी को फंसा लिया है उसके पैसों के लिए। और जो ओमेगा है ऐसी फैमिलीज़ के वो ऐसा ही करते हैं, अमीर लोगों को फंसाते हैं एंड देन उसके साथ शादी करते हैं, उनका पैसा वगैरह लेते हैं और उन्हें सिर्फ पैसा ही चाहिए होता है। लायन किरण यही सोचता है और वो वीजिंग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा लेता है। उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन थी। लायन किरण बोलता है बिल्कुल नहीं, इस जैसे लो क्लास फैमिली के ओमेगा को मैं बिल्कुल भी एक्सेप्ट करूँगा नहीं, और ये तो उनका भी नहीं है, ये तो एक अडॉप्टेड सन है, बिल्कुल नहीं, ये मेरे लान वांगशी के लिए बिल्कुल सही नहीं है। मैं जानता हूँ इस जैसों को सिर्फ पैसा चाहिए होगा और कुछ भी नहीं, इसे तो मैं यहाँ से बाहर निकाल कर फेंक दूंगा। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है, और उसके बाद वो अपने रूम में चला जाता है सोने के लिए, और ये सोच कर कि कल वो इसे हैंडल करेगा। वहीं दूसरी तरफ हम वीइंग को देखते हैं। वी जिंग जो था अपनी शीजे, अपने गग जो जियांग चेंग था उसके साथ हॉस्पिटल रूम में बैठा हुआ था, अपनी मॉम का ही देख रहा था। वी जिंग जो था वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था कि अब वो क्या करेंगे। एंड अभी उनमें से किसी को नहीं पता कि जो मैडम यू है उनका ऑपरेशन करना है, और उनके लिए 2 लाख रुपये चाहिए, और जियांग फेंग मैन इतने रुपए कहाँ से लेकर आएंगे ये तो वो खुद भी नहीं जानते हैं। जियांग फेंग मैन देखते हैं और बोलते वी बेटा जाओ, तुम भी आराम करो। वी जिंग बोलता नहीं मैं ठीक हूँ डैड, लेकिन जियांग फेंग मैन बोलते वी जिंग बेटा जाओ, मैं हूँ यू के पास। वी जिंग फिर कुछ भी नहीं बोलता और वो बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद वो देखता है कि बाहर एक बेंच है, तो वी जिंग जाता है और उस पर लेट जाता है और सोचने लगता है कि अब क्या किया जाए, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में है अब वो। एंड वहीं यानली और जियांग चेंग जो थे वो एक चेयर पर सो गया था, एंड दूसरा जो रूम के अंदर सोफ़ा था उस पर सो गया था। और ऐसे ही करके वो लोग रात बिता देते हैं। मॉर्निंग होती है, मॉर्निंग को डॉक्टर्स आते हैं एंड मैडम यू को चेक किया जाता है। उसके बाद वो बोलते हैं कि इनका ऑपरेशन होगा 3 दिन के बाद, और उसके बाद ही इन्हें जो है वो यहाँ से डिस्चार्ज मिलेगा। उसके बाद भी नहीं पता कि इनकी हालत कब ठीक होगी, उसके बाद ही इन्हें डिस्चार्ज देंगे। ये सुनकर जियांग चेंग और यानली और वीजिंग शॉक होते हैं और बोलते क्या मम्मा को ऑपरेशन करना होगा? लेकिन क्यों, क्या हुआ है मम्मा को? जियांग फेंग मैन बोलते हैं कुछ नहीं बच्चों, चिंता मत करो तुम लोग, तुम्हारी मम्मा बिल्कुल ठीक है, बस एक नॉर्मल सा ऑपरेशन है। फिर वो कुछ भी नहीं बोलते हैं, उन्हें पता चल रहा था कि नॉर्मल चीज़ें नहीं हैं। इसके बाद वो सभी वहीं पर बैठ जाते हैं। जियांग फेंग मैन बोलते हैं कि हॉस्पिटल में ज़्यादा देर हम सब रुक नहीं सकते हैं, एक काम करो तुम बच्चे, एक काम करो यहीं रहना, ठीक है? मैं कुछ मतलब ऑपरेशन के लिए मुझे कुछ पैसों का इंतज़ाम करना है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ अपनी मम्मा का ध्यान रखना, ठीक है? ये सुनकर वी जिंग और वो तीनों ही बोलते कि हाँ ठीक है। इसके बाद जियांग फेंग मैन निकल जाते हैं, सीधा वो अपने ऑफिस आते हैं जहाँ पर वो काम करते हैं, वहाँ पर आते हैं एंड वहाँ पर बात करते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि उन्हें पैसे मिल जाएंगे, लेकिन इतने नहीं, सिर्फ कम अमाउंट में ही मिलेंगे। वो लोन की बात करते हैं तो लोन के लिए बोल दिया जाता है कि अभी लोन नहीं ले सकते वो लोग, क्योंकि अभी काफ़ी सारी कंपनी के एम्प्लॉयज़ ने लोन ले लिया है, जिस वजह से अभी कंपनी अफोर्ड नहीं कर सकती है। एंड ज़्यादा बड़ी कंपनी नॉर्मल कंपनी थी जिसमें वो काम करते थे। जियांग फेंग मैन बहुत ही परेशान हो जाते हैं कि अब वो क्या करें। उनसे तो मतलब अभी तक 1 लाख रुपए का इंतज़ाम हुआ है। वो अपने बैंक जाते हैं, अपनी एफडी वगैरह जितने भी थी वो सब तोड़वा देते हैं और 1 लाख रुपये लेकर आते हैं। उसके बाद 1 लाख रुपए और वो कहाँ से लेकर आए उन्हें समझ नहीं आ रहा था। फिर वो सोचते हैं क्यों क्यों ना वो अपना घर बेच दें। हाँ, इनसे उन्हें इतनी अमाउंट तो मिल ही जाएगी, लेकिन ये घर बेच दिया तो फिर नहीं, ऐसा नहीं कर सकते वो। क्यों ना अपने घर को वो रख कर गिरवी देन कुछ पैसे ले लें। जियांग फेंगमिन बहुत परेशान थे, उनके माइंड में कुछ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। वो 1 लाख रुपए ला कर हॉस्पिटल में जमा करवा देते हैं। इसके बाद वो वहीं टेबल पर बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं। तभी वीजिंग आता है और बोलते डैड। जियांग फेंग मैन देखते हैं वीजिंग को और बोलते हैं वीजिंग बेटा तुम, मम्मा कैसी है तुम्हारी? वीजिंग बोलता वो ठीक है,
मुझे बताएंगे क्या हुआ है। जियांग फेंग म्यान देखते हैं और बोलते कुछ नहीं बेटा, सब ठीक है। वीजिंग बोलते डैड प्लीज़ बताइए ना क्या हुआ है। जियांग फेंग म्यान फिर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते और वो विंग को बता देते हैं। विंग बोलते क्या 2 लाख रुपए कितने हुए हैं। जियांग फेंग म्यान बोलते हैं वीजिंग अभी तो सिर्फ 1 लाख ही मिले हैं, अभी मुझे 2 डेज़ के अंदर 1 लाख रुपए और चाहिए, उसके बाद मेडिसिन ऑलमोस्ट 2 lakhs और चाहिए। तो तुम चिंता मत करो बच्चों, लेकिन मैं कर लूँगा। वी जिंग भी परेशानी में पड़ जाता है और बोलता वो क्या करे। वी जिंग बोलता कि क्यों ना मैं मेरे अकाउंट में, हाँ मैं चेक करता हूँ। वी जिंग चेक करता है तो उसके अकाउंट में तो ज़्यादा पैसे नहीं थे, बहुत ही कम थे। वी जिंग सैड होता है और बोलता है मैं क्या करूँ। हाँ मैं जहाँ पर बार में काम करता हूँ वहाँ पूछता हूँ। वी जिंग जल्दी से कॉल मिलाता है और जो उनका मैनेजर था उनसे पैसों के लिए पूछता है। तो वो मैनेजर वी जिंग को बोलता है कि उसे पैसे मिल तो जाएंगे लेकिन ज़्यादा नहीं, उसे सिर्फ 10,000 रुपये ही मिल सकते हैं। वी जिंग ये सुनकर तो सैड हो जाता है और बोलता सर प्लीज़ मुझे थोड़े ज़्यादा चाहिए, प्लीज़ मुझे ऑपरेशन करवाना है मेरी मॉम का। लेकिन वो बोलता है कि सिर्फ इससे ज़्यादा हम 15,000 ही दे सकते हैं आपको एक्स्ट्रा में, एंड उसके लिए भी आपको यहाँ पर 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करना होगा। वी जिंग अपना सर पकड़ लेता है और बोलता है ठीक है जितने हो उतने तो प्लीज़। वो बोलते कि हाँ ठीक है। इसके बाद वो वी जिंग के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। वी जिंग फिर उन पैसों को जियांग फेंग म्यान के अकाउंट में ट्रांसफ़र करता है और बोलता है मुझसे इतना ही हो पाया डैड। एंड ये देख कर जियांग फेंग म्यान बोलते हैं बच्चा तुम सब मिलकर भी करोगे तो भी पता नहीं हो भी पाएगा या नहीं। एंड बहुत ही परेशान होते हैं जियांग फेंग म्यान। लेकिन फिर वो बोलते हैं कि मैं बैंक जाकर लोन का पता करता हूँ। वी जिंग बोलता हाँ ठीक है डैड। इसके बाद जियांग फेंग म्यान वहाँ से निकल जाते हैं। अब हम दूसरी ओर लान मेंशन का सीन देखते हैं। मॉर्निंग होती है, वांग जी उठता है और अपना सर पकड़ लेता है, उसके सर में दर्द हो रहा था और वो अपने सर को पकड़ के याद करता है कि कल नाइट को क्या हुआ। वांग जी जैसे याद करता है तो उसका दिमाग ख़राब हो जाता है बहुत ही गुस्से में, और वो बोलता है डैड ऐसा कैसे कर सकते हैं, हाँ उन्हें क्या लगता है वो मेरी किसी भी लड़के से शादी करवाएंगे और उस दिलरुबा से, हाँ बिल्कुल भी नहीं, मैं उससे शादी नहीं करने वाला। हाँ वीजिंग एंड वो जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है और वीजिंग को कॉल करता है सब बताने के लिए। लेकिन वीजिंग का फ़ोन स्विच ऑफ हो चुका था क्योंकि उसका फ़ोन ज़्यादा चार्ज नहीं था। यहाँ से जाने के बाद वीजिंग ने अपना फ़ोन वगैरह कुछ देखा ही नहीं, उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। वांग जी बोलता हाँ ये जी क्या वीजिंग का फ़ोन ऑफ क्यों है। मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, क्या करूँ, सर दर्द कर रहा है, हाँ नहा लेता हूँ। इसके बाद वांग जी जाता है एंड सीधा बाथ वगैरह ले लेता है। बाथ वगैरह लेके बाहर आता है और फिर वो सीधा नीचे जाता है क्योंकि उसे भूख लगी थी। उसने कुछ खाया भी नहीं था पार्टी वाले टाइम से ही, एंड देन नाइट को वो लेट आया था, इसलिए वांग जी नीचे जाता तो देखता है कि उसके गगा वहाँ पर बैठे हुए थे। वांग जी आता है और बोलता है गगा आप ठीक है। लाइन सिचन देखते हैं और बोलते मैं ठीक हूँ वांग जी, तुम बताओ तुम कैसे हो। वांग जी बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ गगा। इसके बाद वो बोलते गगा मुझे बहुत भूख लगी है, तो लाइन सिचन बोलते हाँ ठीक है। एंड फिर वो डिनर जो खाना था वो लगाने के लिए बोल देते हैं, सर्वेंट्स खाना लगा देते हैं। इसके बाद वांग जी जाता है अपने गगा के साथ और वो बैठ कर जो है खाना खाना शुरू ही करते हैं कि तभी लाइन किरण आता है और बोलता है कैसे हो तुम दोनों। ये सुनते ही वो दोनों देखते हैं एंड जो वांग जी था वो तो इग्नोर करता है, लेकिन लायन सिचन गुड मॉर्निंग बोल देते हैं। वो आकर बैठ जाता है और बोलता है कि तुम दोनों को एक डील फाइनल करने के लिए यहाँ से अदर सिटी में जाना होगा, 3 दिन का काम है, उसके बाद वापस आ जाना। लायन सिचन देखते बोलते क्या 2 दिन के लिए। तो लायन किरण बोलते कि हाँ 2 दिन के लिए। एंड ये लो ये फाइल्स वगैरह हैं, तुम दोनों चेक कर लो, ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे ये डील चाहिए। वांग जी जो है वो अपने खाने की प्लेट लेता है और बोलता है मुझे कहीं नहीं जाना, एंड ये बोलकर वो सीधा अपने रूम की ओर निकल जाता है। लायन किरण गुस्से में बोलते हैं सिचन उसे समझाओ अच्छे से वरना बहुत बुरा होगा। लायन सिचन बोलते हैं डैड आप जानते हैं उसे अच्छे से, एंड मैं क्या आप भी उसे नहीं समझा पाई। एंड ये बोलकर वो जो है बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसे भी गुस्सा आ रहा था अपनी डैड की हरकतों पर, लेकिन वो कंट्रोल कर रहा था कैसे भी कैसे। इसके बाद लायन किरण जो है वो बोलता है कि मैं बस डील फाइनल करने के लिए तुम दोनों को वहाँ जाने के लिए बोल रहा हूँ, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। सिचन देखता है और बोलता है पक्का डैड आपने कुछ प्लान नहीं किया है। ये सुनकर लायन किरण बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा। सिचन बोलता है कुछ नहीं, एंड फिर वो भी अपने प्लेट लेता है और चला जाता है वहाँ से। लगभग 2 घंटे के बाद सिचन वांग जी के रूम में आता है और बोलता वांग जी बोलता हाँ गगा। लायन सिचन देखते हैं और बोलते वांग जी तुम तैयार नहीं हुई, हमें चलना है। वांग जी बोलता है गगा मैं नहीं जाना चाहता, आपको पता है मुझे वीजिंग से मिलने के लिए जाना है। सिचन बोलते हैं वीजिंग। वांग जी बोलता हाँ वीजिंग, मैं उसे पसंद करता हूँ। ये सुनने के बाद सिचन बोलता है कि वांग जी ठीक है एक काम करो तुम उससे मिल लेना, हम ये डील फाइनल करके आते हैं, उसके बाद तुम अच्छे से उसे मिल लेना एंड डैड से मिलवा देना, हो सकता है डैड को वो पसंद आ जाए। एंड वैसे भी डैड ने अभी उसे देखा नहीं है और हो सकता है देखने के बाद पसंद कर ले। वांग जी बोलते क्या सच में डैड पसंद करेंगे उसे।
लायन से चलन बोलते हैं हाँ बिल्कुल मैं जानता हूँ मेरे भाई की चॉइस इतनी ख़राब नहीं होगी कि उसे डैड पसंद ना करें और पक्का वीजिंग उन्हें पसंद आएगा। ये सुनकर वांग जी हैप्पी होता है और बोलता थैंक यू सो मच गगा, मैं अभी रेडी होता हूँ। इसके बाद वो चला जाता है रेडी होने के लिए और जो वांग जी था वो एक चैन की सांस लेता है कि चलो वो वीजिंग को मिलवाएगा अपने डैड से। उसके बाद हो सकता है उसके डैड की अकल ठिकाने आ जाए। एंड वांग जी थोड़ी देर के बाद रेडी होकर आ जाता है और फिर वो वहाँ से निकल जाता है अपने गगा के साथ यूएस, ताकि वो अपने डैड की उस डील को फाइनल कर सके, ताकि उसकी डैड हैप्पी हो जाए एंड देन उसे वीजिंग से शादी करने के लिए परमिशन दे दें। क्योंकि कुछ भी क्यों ना हो परमिशन घर वालों की ज़रूरी होती है ना, इसीलिए। और वहीं दूसरी और हम विंग को देखते हैं। वीजिंग बहुत परेशान था, उसका दिमाग ख़राब हो रहा था कि वो क्या करे और क्या नहीं। वीजिंग बस सोचे जा रहा था कि पैसों का इंतजाम कहाँ से करे वो। अभी तक बहुत ही ज़्यादा पैसों की और भी ज़रूरत थी और आज का पूरा दिन बीत गया था। जियांग फेंगमियान हताश होकर वापस आ जाते हैं और उन्हें अभी भी पैसे की ज़रूरत थी, अभी भी पैसे वो कलेक्ट नहीं कर पाए थे। वीजिंग आता है और वहीं पर बैठ जाता है क्योंकि वो भी पैसों का पता करने के लिए गया था, लेकिन उससे भी पैसे नहीं मिले। जियांग चेंग और यानली भी पैसों के लिए पूछ रहे थे, लेकिन अभी भी वो ओनली 1.5 लाख ही जमा कर पाए थे। अभी उन्हें और पैसे चाहिए थे, ऑलमोस्ट 1.5 लाख और चाहिए थे। वो सभी बैठे हुए थे और परेशान थे। तभी हमें दिखाया जाता है लान किरण को जियांग फैमिली के बारे में सब पता चल गया था और अभी वो यहीं हॉस्पिटल के बाहर थे। वो अंदर आते हैं एंड फिर वो एक रूम में जाते हैं। उसके बाद वो डॉक्टर से बोलते हैं, कुछ बातें करते हैं। उसके बाद डॉक्टर बोलते हैं जी, एंड फिर इसके बाद जियांग फेंगमैन को बुलाते हैं। वहाँ पर जियांग फेंगमैन आते हैं और बोलते जी आपने कुछ कहा। डॉक्टर देखता है और बोलता है जी देखिए हमें आपको बताना होगा कि इनकी सर्जरी हमें जल्द से जल्द करनी होगी एंड आपको तो पता ही है अमाउंट का। तो जियांग फेंगमैन बोलते हैं हाँ जी मैं 1.5 लाख रुपए जमा करवा चुका हूँ एंड बस आपने कहा 2 लाख लगेंगे तो बस 50,000 बाकी है, बाकी मेडिसिन वगैरह की भी मैं एक्स्ट्रा में जमा करवा रहा हूँ। ये सुनकर डॉक्टर बोलता है कि नहीं देखिए अभी हमें 2 लाख नहीं 5 लाख की ज़रूरत है। उनकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी है और हमें स्पेशल डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा और उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा हाई है एंड आप लोग जानते हैं बिना डॉक्टर फ़ीस के यहाँ पर नहीं आएगा। हम अलग बात है, लेकिन अगर हमें अदर कंट्री से डॉक्टर बुलाना है तो उनकी फ़ीस हाई होगी। ये सुनकर तो जियांग फेंगमैन के पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाती है एंड वो बोलते क्या, लेकिन आपने कल तो कहा था कि सिर्फ 2 लाख है। लेकिन डॉक्टर बोलता है कि हाँ हमने कहा था, लेकिन आज हमने जब दोबारा से उनकी रिपोर्ट को चेक किया तो हमें पता चला कि हम ये हैंडल नहीं कर सकते हैं, हमें दूसरी सिटी से डॉक्टर को बुलाना होगा और उसमें बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज होंगे। आप हाँ बोलते हैं तो हम कर देंगे ऑपरेशन, वरना आपको यहाँ से इन्हें ले जाना होगा एंड हम गारंटी नहीं ले सकती ये कब तक सर्वाइव कर पाएंगी। ये सुनने के बाद जियांग फेंगमैन बोलते नहीं नहीं मैं पैसों का इंतजाम करूँगा, प्लीज़ प्लीज़ हाँ, आप कैसे भी करके मेरी वाइफ को बचाइए। ये सुनने के बाद वो डॉक्टर बोलते कि हाँ ठीक है एंड फिर इसके बाद जियांग फेंगमैन निकल जाते हैं, बाहर आते हैं और वो पूरी तरह से टूट चुके थे क्योंकि इनके पास इतने पैसे नहीं थे। वो पहले ही पैसों को जमा नहीं कर पा रहे थे और अब तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया इनके लिए। तभी लायन किरण निकल कर बाहर आता है और बोलता है वेरी गुड डॉक्टर एंड फिर डॉक्टर कुछ भी नहीं बोलता। उनके जाने के बाद डॉक्टर बोलता है कि पैसे वाले लोग ना जाने क्या क्या करवाते हैं, अगर मैं इनकी बात नहीं मानता तो फिर शायद ये हमारे हॉस्पिटल को बंद करवा देते। और वो बोलता है आई एम सॉरी, माफ़ कर दीजिएगा। इसके बाद जियांग फेंगमैन वहीं बैठ जाते हैं नीचे और रोने लगते हैं। तभी हम लायन किरण को देखते हैं। लायन किरण उनके सामने आता है और बोलता है हेलो मिस्टर जियांग फेंगमैन। जियांग फेंगमैन जब ये आवाज़ सुनते हैं तब वो ऊपर देखते हैं और जियांग फेंगमैन बोलते हैं जी जी आप। जियांग फेंगमैन देखते हैं और बोलते हैं कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जियांग फेंगमैन देखते हैं और बोलते हैं जी जी एंड फिर वो उठ जाते हैं। फिर वो बोलते हैं कि अकेले में चलेंगे। इसके बाद जियांग फेंगमैन बोलते हैं हाँ ठीक है एंड फिर वो आते हैं और आने के बाद वो लोग बातें करते हैं। जियांग फेंगमैन गुस्से में देखते हैं और बोलते हैं क्या बकवास है ये। जियांग फेंगमैन की बातें सुनकर लायन किरण बोलता है कि ये बकवास नहीं है, ये सच है और अगर आपका वो बेटा मेरे बेटे से दूर नहीं हुआ तो फिर आप सोच भी नहीं सकते मैं क्या करूँगा। ऐसे थर्ड क्लास फैमिली के बच्चे ही ऐसा सब कुछ करते हैं। जियांग फेंगमैन को गुस्सा आता है और वो बोलता है अपने माउथ को शट अप कर लीजिए, मेरे बच्चों के बारे में ऐसी फालतू बातें करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई। ये सुनकर जियांग फेंगमैन को लायन किरण बोलता है कि अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देते तो आज वो ये सब कर रहे नहीं होते और अपने बच्चे उस वीकिंग को संभाल लीजिए, वरना मैं उसका वो हल करूँगा जो उसने सोचा भी नहीं होगा। ये सुनने के बाद जियांग फेंगमैन को गुस्सा आता है और वो बोलते हैं अगर आपने मेरे बेटे का नाम तक लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और चुपचाप करके निकल जाइए यहाँ से। ये सुनने के बाद लायन किरण बोलता है कि ओह
मैं तो बस आपको यहाँ एक ऑफ़र देने के लिए आया था, अपने बेटे को मेरी बेटी से दूर रखना, और इसके लिए मैं आपको पे कर सकता हूँ। मुझे पता चला है कि आपको पैसे चाहिए अपनी वाइफ़ का इलाज कराने के लिए, तो मैं आपको पैसे दे सकता हूँ। ये सुनने के बाद जियांग फेंगमैन अपनी आइज़ को क्लोज़ करते हैं और बोलते हैं कि धन्यवाद आपकी इस इतनी दयादिली के लिए, लेकिन मुझे पैसे नहीं चाहिए। एंड ये बोलकर वो लायन किरण को वहाँ से जाने का रास्ता दिखा देते हैं। लायन किरण बोलता है कि हाँ, देखता हूँ तुम्हारी ये अकड़ कब तक चलेगी। इसके बाद वो चले जाते हैं वहाँ से। लायन किरण के जाने के बाद जियांग फेंगमैन वहीं पर बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है उसकी लाइफ में। लेकिन ऐसे ही करके 2 दिन बीत जाते हैं। 2 दिनों के अंदर जो वीजिंग था वो अपनी मॉम के पास ही था, हॉस्पिटल में था, और उसने फ़ोन वगैरह कुछ भी चेक नहीं किया था अपना, क्योंकि उसे टाइम ही नहीं मिला और वीजिंग का फ़ोन तो कब से स्विच ऑफ पड़ा था। वहीं वांग जी वहाँ से आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लायन किरण वहाँ से उन दोनों को आने ही नहीं दे रहा था। और वहाँ पर दिलरुबा को भी भेज दिया गया था ताकि वो वांग जी को अपनी ओर कर सके, लेकिन वांग जी तो वांग जी था, उसने साफ साफ मना कर दिया था और वो परेशान था कि अब वो क्या करे। एंड बार बार उसे वहाँ पर काम मिल रहा था, मीटिंग पर मीटिंग आ रही थी, जिस वजह से वो परेशान हो रहा था। वो बार बार वीजिंग को कॉल कर रहा था, लेकिन वीजिंग का तो फ़ोन ही बंद था, इसलिए वो और भी ज़्यादा परेशान हो रहा था। ऐसे ही करके लगभग 5 दिन बीत जाते हैं और अब जियांग फेंगमैन अपनी वाइफ का इलाज करवा के घर ले आए थे। मैडम यू अब पहले से बेहतर थी और वो बेड रेस्ट पर थी, उनका ऑपरेशन हो चुका था। वीजिंग जो था वो एक चैन की सांस लेता है और वो बोलता है कि डैड आप ठीक हैं। जियांग फेंगमैन देखते हैं और बोलते हैं मैं ठीक हूँ बेटा। और वीजिंग बेटा तुम्हें ये पैसे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं थी, ये पैसे तुम जानते हो तुम्हारी मॉम डैड ने तुम्हारे लिए रखे थे ताकि ताकि वो तुम्हारी अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट करवा सके। वीजिंग बोलता है मुझे इन पैसों की कोई ज़रूरत नहीं थी, ये पैसे आपकी और मॉम की लाइफ से बढ़कर नहीं है मेरे लिए। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है। जियांग फेंगमैन फिर कुछ भी नहीं बोलते हैं और उन्होंने वीजिंग से नहीं पूछा था अभी भी वांग जी के बारे में, उस बात को उन्होंने वीजिंग से छुपा ही लिया था। वो चाहते थे कि वीजिंग उन्हें आकर खुद बताए अगर वो किसी को पसंद करता है तो, क्योंकि वो अपने बच्चों को ऐसे एम्बेरसिंग फील करवाना नहीं चाहते थे। और वीजिंग ने उन पैसों का यूज़ किया था जो उसके जो मॉम डैड थे उन्होंने वीजिंग की स्टडी के लिए बचा के रखा था। और अभी तक जो वीजिंग था उसने अपनी जो बोल सकते हैं स्टडी का खर्च था वो जियांग फेंगमैन ने उठा लिया था। उन्होंने वीजिंग के पैसों को यूज़ नहीं करवाया था, लेकिन अब ज़रूरत पड़ी थी उन्हें। और वीजिंग के मॉम डैड ने जो पैसे मतलब वीजिंग के लिए मतलब रखे थे वो एक क्लोज अकाउंट के अंदर थे। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वो पैसे भी बढ़ते गए। उस टाइम पे वो पैसे कम थे, लेकिन आज वीजिंग की जिस हाल से मतलब टाइम हो गया था तो इतने लगभग 10 लाख के आसपास रुपीज़ थे उसके अंदर, और वीजिंग ने अब उनका यूज़ कर लिया था मैडम यू का इलाज करवाने में। वीजिंग और फिर मतलब सभी बैठे हुए थे एंड जियांग फेंगमैन मेडिसिन दे के आते हैं। मॉर्निंग का बोल सकते हैं इस वक्त टाइम था। जियांग चेंग बोलता है कि हमें लगता है कि यहीं रुक जाना चाहिए, हमें कॉलेज बाद में चले जाएंगे। ये सुनने के बाद जियांग फेंगमैन बोलते हैं कि नहीं बच्चों, तुम्हें कॉलेज जाना चाहिए, तुम्हारी स्टडी पर फ़र्क पड़ेगा और तुम्हारे एग्ज़ाम भी तो होने वाले हैं ना। ये सुनने के बाद वो बोलते कि हाँ 1 मंथ के बाद एग्ज़ाम है। जियांग फेंगमैन बोलते हैं कि हाँ तुम जाओ कॉलेज, आराम से अच्छे से अपनी स्टडी करो, ठीक है, यहाँ पर मैं और तुम्हारी चीज़ें हैं, कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो हम बुला लेंगे। इसके बाद वीजिंग और जियांग चेंग दोनों अग्री कर जाते हैं एंड नेक्स्ट मॉर्निंग को ही वो जाने वाले थे। वीजिंग जो है वो बोलता है चलिए हम लोग खाना बनाते हैं। इसके बाद वीजिंग और जियांग यान खाना बनाते हैं। जियांग फेंगमैन वहीं पर बैठा हुआ था और वो सोच रहा था वो वीजिंग से कब बात करे या फिर वीजिंग उन्हें कब बताएगा। बस परेशान थे और अब वो काम करना चाहते थे, बहुत ही ज़्यादा वर्क करना चाहते थे ताकि जो पैसे यूज़ हुए हैं उन्हें वापस से रिस्टोर किया जा सके। और उन्हें नहीं पता कि आखिरकार वो कल जो आया था वो कौन था, लेकिन पता चल गया था उनकी हरकतों से कि वो बहुत ही रिच पर्सन था और वो सभी को ऐसे ही नीचा दिखाता है। वीजिंग खाना बना रहा था, खाना बनाने के बाद सभी टेबल पर आते हैं एंड टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। उसके बाद वो लोग खाना खाते हैं, मैडम यू को मेडिसिन खाना वगैरह खिला दिया जाता है। नेक्स्ट डे वीजिंग और जियांग चेंग वापस से कॉलेज आते हैं, अपने हॉस्टल रूम के अंदर आते हैं एंड वो अपनी स्टडी पर जो लॉस हुआ था उन्हें करते हैं। सभी लोग पूछते हैं क्लासरूम के अंदर कि क्या हुआ। वीजिंग बता देता है कि उनकी मॉम का एक ऑपरेशन हुआ था इसलिए वो नहीं आ पाए। इसके बाद सभी को इन्फॉर्म किया जाता है एंड ये सब हो जाने के बाद नेक्स्ट डे से वीजिंग और जियांग चेंग कॉलेज आते हैं। वीजिंग देखता है और बोलता है हाँ वांग जी नहीं आया। वो नी हुसैंग से पूछता है वांग जी के बारे में, लेकिन नी हुसैंग बोल देता है कि पता नहीं वो कहाँ चला गया है, शायद वो कहीं बाहर गया है।
वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता एंड जैसे वो नेक्स्ट डे कॉलेज आता है, नेक्स्ट डे कॉलेज आने के बाद सभी लोग गॉसिप कर रहे थे कि हे तुम्हें पता चला कि इंगेजमेंट हो गई है। ओ माय गॉड यार, वो अल्फ़ा बहुत हैंडसम था, उसकी इंगेजमेंट कैसे हो गई। वीजिंग बोलता हाँ इंगेजमेंट, चलो कोई बात नहीं। इसके बाद वो जाता है एंड हम वैन चाओ को देखते हैं। वैन चाओ एक डबल से स्माइल दे रहा था वीजिंग को देखकर। वीजिंग जो है क्लासरूम में आता है, उनकी क्लास शुरू होने में 15 मिनट बाकी थे। जो जियांग चैंग था वो कुछ लाइब्रेरी से बुक को लेने के लिए गया हुआ था, वीजिंग बैठा हुआ था। तभी एक गर्ल बोलती है कि तुम्हें पता चला लहन वांगजी ने इंगेजमेंट कर ली। मैं तो बहुत ही सैड हूँ यार, देखो वो कितनी प्यारी लड़की है। एंड ये सुनते ही वीजिंग के हाथ में जो बुक थी वो नीचे गिर जाती है। वीजिंग वहीं पर फ्रीज होता है। 2 मिनट के बाद वो होश में वापस आता है जब उसे कुछ फील होता है। तो वो दूसरी लड़की बोलती कि हाँ, उस लड़की का नाम क्या है।